हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेंसेस की। जैसा कि आपको मालूम है, टेंसेस इंग्लिश ग्रामर में का एक महत्वपूर्ण भाग रहता है और ज़्यादातर बच्चों को टेंसेस को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत रहती है। और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर इंग्लिश उस एग्ज़ाम का सिलेबस है तो उस इंग्लिश को आप बिना टेंसेस को अच्छी तरह समझे कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो टेंसेस एक महत्वपूर्ण भाग इंग्लिश का रहता है। और मैं इवन दो ये कह सकता हूँ कि टेंसेस को बिना समझे आप किसी भी तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना नहीं सकते। तो सेंटेंस को बनाने से पहले आपको टेंसेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आप किसी भी तरह की इंग्लिश को सेंटेंस को बना सकते हैं। राइट। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे वाली स्लाइड में हम कुछ एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस किस तरह से आज का ये पूरा का पूरा क्लास चलेगा। क्लास का थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो आपको हमारी क्लास के साथ बने रहना है। इस क्लास का जो कंटेंट रहेगा उसमें हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टेंसेस होते क्या है। उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम के बेसिस पे टेंसेस कितने तरह के होते हैं। फिर इसके एस्पेक्ट के बेसिस में हम इसका डिवीजन करेंगे। फिर एक हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे जिसमें कि पूरा के पूरे टेंसेस के बारे में बताया गया होगा। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। और उसके बाद हम लिस्ट ऑफ सम एग्जाम्पल भी इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपको बने रहना है, जुड़े रहना है। और अगर अभी तक आपने गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको इसे शेयर भी करना चाहिए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जो टेंसेज हैं प्यारे बच्चों, तो टेंसेज का मतलब सीधा सीधा है टेम्पस से, और ये टेम्पस वर्ड लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टाइम। अगर हम बात करें टेंसेज की तो टेंसेज में हम दो ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक तो टाइम को अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरा एक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। टाइम तो हमें समय के बारे में जो हमें ज्ञान मिलता है टेंसेज में वो हेल्पिंग वर्ब से मिलता है, और एक्शन का जो ज्ञान मिलता है वो हमें वर्ब से मिलता है। जब हम वर्ब को यूज़ करेंगे तो उससे हमारे कार्यों के बारे में पता चलता है, और जब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे समय के बारे में पता चलता है। तो यही पूरा का पूरा टेंस का इंट्रोडक्शन है। आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि जो टेंस है वो होते क्या है, तो आपने सीधा सीधा कह देना कि टेंस से कार्यों और समय के आपसी मिश्रण के मिले जुले रूप को कहते हैं। एक सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दे दी मैंने आपको, इससे आसान डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली, और एक जो बुकिश लैंग्वेज है उसके हिसाब से भी हम इसको पढ़ेंगे, और धीरे 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 आगे हम इस क्लास को ले जाएंगे। और आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट आता है क्लास के बीच में तो आप मुझे कमेंट में या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सुविधा रहेगी। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है कि ऐसे सभी एक्शंस या इवेंट्स या कंडीशन जो समय के साथ चेंज होती है, अपनी फॉर्म चेंज करती है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों जगह इनकी फॉर्म चेंज होती रहे, तो इस तरह से हम उसको वर्ब से संबोधित करते हैं। तो वर्ब का मतलब है कार्य। कार्य समय के अनुसार बदलता रहता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो इसको हम धीरे धीरे समझिएगा। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, कि टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम जो टेंसेज है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम जो पूरा का पूरा टेंस है उसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या रहेगा, एक तो प्रेजेंट टेंस रहेगा, दूसरा आपके पास है पास्ट टेंस है, तीसरा आपके पास फ्यूचर टेंस है। तो तीन ही भागों में टेंसेज है। पूरा का पूरा टेंस तीन सेंस में बात करता है, एक तो प्रेजेंट में बात करता है, दूसरा पास्ट में बात करता है, तीसरा फ्यूचर में बात करता है, क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन फर्दर हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट के बारे में हम ऐसा तो लिख लेते हैं कि भाई प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में किन सिचुएशन को लिखा जाता है। प्रेजेंट में हम प्यारे बच्चों ऐसी सिचुएशन को लिखते हैं, ऐसे टाइम और टेंसेस को लिखते हैं जो कि लगातार हो रहे होते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता, वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, और रिपीट होते हैं, बार बार वो किए जाते हैं काम, या दोबारा से, जैसे मैंने कोई काम फिनिश किया उसके बाद उसको दोबारा से करना है। तो ये सारे और ऐसे सभी काम जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य है, तो उसको हम लिखते हैं। या ऐसे कोई, जैसे आप न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ते हैं, या टीवी एंड रेडियो में आप कोई क्रिकेट मैच या
किसी भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री वगैरह सुनते हैं तो वो सारे के सारे जितने भी एक्शन होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही ज़्यादातर एक्सप्रेस किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि वो सभी कार्य जो हमने पूर्ण कर दिए या फिनिश कर दिए हैं। तो क्या समझिए आप यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे काम को लिखते हैं जिसमें कि ये लगातार होने की बात आती है, रिपीटेड है, हैबिचुअल है, यूनिवर्सल है, या आप ये कह सकते हैं कि ऑन जो प्रोसेस में चले रहते हैं, लगातार चल रहे हैं, और बट उसके बारे में टाइम मेंशन नहीं होता कि वो कब तक चल रहे हैं। तो इन सभी को हम एक मिले जुले रूप को हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। लेकिन पास्ट टेंस में हम इसके विपरीत होता है कि जो हमने प्रेजेंट में किया था और वो अब पूरा हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है, तो वो जब जो भी काम हमारा प्रेजेंट में फिनिश हुआ वो थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा, मेरा भूतकाल बन जाएगा, क्योंकि अब मैं उस काम को दोबारा से नहीं कर सकता। यानी कि जैसे कि सपोज करिए कि मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया, तो 10 दिन बाद ये आपके लिए क्या है, पास्ट है, क्योंकि आपने 10 दिन पहले ये वीडियो देख लिया होगा। तो इस तरह से ये पास्ट टेंस हो गया। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चों फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस क्या होता है कि जो काम हम फ्यूचर में करने का सोच रहे होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आप ये मेरा वीडियो देखेंगे, बट हो सकता है कि आप देखें या ना देखें, ये काम क्या है, अनसर्टेन है, ये काम कैसा है, अनसर्टेन है। तो ऐसी स्थिति में अनसर्टेनेट, अनिश्चितता इन काम में बनी रहती है, लेकिन ये फ्यूचर में होने वाली संभावना को जताता है कि यानी कि जो काम आने वाले समय में किया जाएगा, अभी काम में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभी हमारी उस काम के लिए जस्ट एक थिंकिंग हो सकती है, एक प्लानिंग हो सकती है, उसके अलावा बाकी हम उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी अभी नहीं होती, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो आसानी से समझ चुके होंगे आप कि हमारा पास्ट टेंस है जो फिनिश्ड एक्शन की बात करता है, ये रेगुलर एक्शन की बात करता है, और ये अनसर्टेन या आप बोल सकते हैं सपोज्ड, अभी जो हमने काम नहीं किया, या आप बोल सकते हैं जो काम अभी किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा काम, उसके बारे में ये बात करता है फ्यूचर टेंस, राइट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। अब हम इस पूरे टेंस को, जो हमने 3 भागों में टेंस को बांटा था, कितने भागों में बांटा था, 3 पार्ट में हमने टेंस को देखा था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसके जो कैटेगराइजेशन होगा वो होगा अब वर्ब के बेसिस पे, क्योंकि जो हम इसमें एक्शन करेंगे वो हमारा एक्शन डिफरेंटली वैरिड करेगा। प्रेजेंट में भी अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं, पास्ट में भी हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन सभी वेरिएशन को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा टेंस है वो बेस्ड ऑन द वर्ब हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वी विल डिवाइड द होल टेंसेज और द 3 पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेंसेज इनटू द फर्दर 4 पार्ट्स, दैट इज़ आवर इंडेफिनेट और सिंपल सेंटेंस। उसके बाद कॉन्टीन्यूस जिसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, और तीसरा था परफेक्ट जिसको हम कंप्लीट सेंटेंस टेंसेस कहते हैं, और उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 4 भाग है ये महत्वपूर्ण है। यहीं से हमारी एक जो टेंस की क्लास है वो अब एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे को यहाँ से डिटेल में समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जो इंडेफिनेट टेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडेफिनेट टेंस में हमारे पास क्या रहता है कि ये एक तो सिंपल टेंसेस भी कहते हैं इसको हम, इसका जो दूसरा नाम है इंडेफिनेट भी बोल सकते हैं और सिंपल भी बोलेंगे, तो दोनों ही सेम बात की बारे में आपको जानकारी देंगे। और इसमें हम ज़्यादातर ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि क्या होते हैं कि इसमें फिनिश्ड होने की कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई जाती, या इसमें हमें टाइम फ्रेम का बारे में एक्चुअली पता नहीं चलता कि ये टेंसेस फिनिश हो चुके हैं या प्रोग्रेसिव है या आने वाले समय में होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे सपोज करिए कि मैंने लिखा कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तो ये लिख लिया मैंने, तो ये क्या है, इसमें ऐसे कोई टाइम फ्रेम के बारे में नहीं बताया कि मैं कब जाता हूँ, कितने बजे पहुँचता हूँ, या पहुँच गया हूँ या नहीं पहुँचा हूँ, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली इतनी ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल सेंटेंस और इंडेफिनेट टेंस। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं जो कि लगातार प्रोग्रेस में होते हैं और वो अभी इनकम्प्लीट होते हैं, पूर्ण नहीं होते, ये पूरे नहीं किए गए अभी कार्यों को हम कॉन्टीन्यूस में रखते हैं, यानी कि लगातार होने वाले काम को इसमें हम लिखते हैं। कि कौन से काम को लिखते हैं, जो लगातार हो रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूड रहते हैं, तो इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो ये अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं प्यारे बच्चों, अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड का मतलब क्या है, जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारे पास इंडेफिनेट हुआ, दूसरे नंबर पे कॉन्टिन्यूस, तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में हम उन वाक्यों को लिखते हैं प्यारे बच्चों जो कि हमारे काम को पूरा दर्शाता है कि हमारा जो काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। बात समझ आइए आपको। परफेक्ट टेंस में हम फिनिश्ड एक्शन की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में हम प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करते हैं, और इंडेफिनिट में हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कि हमें अभी
टाइम फ्रेम के बारे में नहीं बताता, ये नहीं बताता कि जो एक्शन है वो फिनिश्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ये तीनों चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में। लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो कि अभी कंप्लीट भी हुए हैं और दूसरे इनकम्प्लीट भी हुए हैं। अब ये क्या माजरा है भाई, इसको बड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो गया है कि भाई आप इसमें कंप्लीट टेंस भी बोल रहे हैं और इनकम्प्लीट टेंस भी बोल रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करके बता देता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे इसमें को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई देखो, हमारा ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये दो टेंसेस को मिला के बना है। एक तो ये किसको बना है जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस है, और दूसरा कौन सा परफेक्ट टेंस है। अब कॉन्टिन्यूस में क्या बोला था मैंने कि भाई इसमें काम क्या होते हैं, प्रोग्रेस में होते हैं चले। और मैंने परफेक्ट में क्या बोला था, परफेक्ट में बोला था मैंने कि भाई काम फिनिश होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जब हम फोर्थ वाला पार्ट को पढ़ रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, तो इसमें हम कुछ काम को फिनिश कर चुके होते हैं, कुछ काम को हम क्या कर चुके होते हैं, कुछ काम को हम कर चुके होते हैं। जैसे कि सपोज करें कि मैं बोलूँ कि मैं अभी तक आपको 5 स्लाइडें पढ़ा चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 5 स्लाइडें मैंने फिनिश कर दी है, लेकिन अभी मुझे और आपको पढ़ाना है। तो इसके साथ साथ मैं और भी अभी आपको कॉन्टिन्यूस काम करना है। ठीक है, ये क्लास अभी और लंबी चलेगी। तो जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 20 मिनट्स, कि मैं 20 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा रह चुका हूँ, इस तरह से बोलेंगे अगर आप इसको। तो इसका मतलब है कि मैं 20 मिनट से तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आने वाले 20 मिनट और भी पढ़ाऊँगा आपको। तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यूस टेंस को यहाँ पे फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो वर्ब है, एक्शन है हमारे पास, उसका एक यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया गया है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा कि प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में हम चार भागों में इनको बांटते हैं, और ये टोटल 12 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये प्रेजेंट के बेसिस पे हो गई, ये पास्ट के बेसिस पे हो गई, ये फ्यूचर के बेसिस पे हो गए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ रूल्स है, और रूल्स समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, और प्रेजेंट में हम सिंपल फॉर्म की, यानी कि हमें यहाँ पे इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो इंडेफिनिट का जो रूल है वो सिंपल कहता है कि आपको यहाँ पे डू और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो डू और डज है वो क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाने का अगर प्रयास करूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डू और डज, ठीक है, तो ये क्या होगी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होगी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करेगी, ये टाइम का काम करेगी, टाइम बताएगी हमें कि सेंटेंस हमारा किस टाइम में हो रहा है। और इसके साथ साथ हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और इसी के अलावा हम इसमें एस और ई एस लगाएंगे। एस और ई एस किसके साथ लगाएंगे, हम एस और ई एस का इस्तेमाल हम यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब ये पूछिए आप मुझसे कि भाई ये जो थर्ड पर्सन ये कौन होते हैं। थर्ड पर्सन आपके होते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें कि हम क्या लिखते हैं, ही, शी, इट और एनी नाउन। जब भी ये कहीं पे आपको दिखे तो आपने इसके साथ क्या लगाना है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी डज लगेगी। किस किस के साथ डज लगेगा, ही के साथ डज लगेगा, ही डज, शी डज, इट डज, या राम, श्याम, शिमला, गीता, रीता के साथ सबके साथ क्या लगेगा, डज का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी बात की जाए यहाँ पे डू की, तो डू किसके साथ लगेगा, डू आपका लगेगा फर्स्ट पर्सन, जो कि हम आई लिखते हैं, और उसके साथ साथ ही सेकंड पर्सन, जिसमें कि वी, यू और दे। ठीक है, जहाँ पे ये सब आ जाए तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डू। जैसे आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, इस तरह से सभी के साथ आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा जो पहला इंडेफिनेट वाला रूल है वो फिनिश हो चुका है प्यारे बच्चों। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, डाउट है, तो आप डेफिनेटली मुझसे क्वेरी कर लीजिएगा। होप्स हो कि आपको ऐसा चीज़ ज़्यादा डाउट नहीं रह गया होगा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म में। तो प्रोग्रेसिव में हम जब बात करते हैं प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस का। आप इस यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी रूल आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ डू डज थी, किसमें डू और डज थी, यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था वहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब लगाया था। जैसे ही हम कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं तो यहाँ सेंटेंस कैसा होता है, प्रोग्रेसिव में होता है। तो प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, तो प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक रूल पढ़ना पड़ेगा प्रोग्रेसिव सेंटेंस बनाने के लिए, कि जब हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस सेंटेंस लिखते हैं तो उसका रूल रहता है इज, एम, आर।
ये हमारी क्या रहेगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और इन हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ होगा वो इज़ किसके साथ लगेगा, इज़ लगेगा आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। और एम किसके साथ लगेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ। आर किसके साथ लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। अब थर्ड पर्सन कौन है, जो मैंने बताया था आपको, ही, शी, इट और एनी नाउन। और फर्स्ट पर्सन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आई आएगा। सेकंड पर्सन में आपके पास यहाँ पे वी, यू, दे और एनी प्लूरल, ठीक है। अगर ये कहीं पे दिखे आपको तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। जैसे वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, और प्लूरल में आ जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट में आई एम, ठीक है, टीचिंग, या जैसे शी इज़ ईटिंग, ही इज़ कुकिंग, या इट इज़ रेनिंग, या राम इज़ फाइटिंग। तो इस तरह से आप इसमें सभी तरह के वाक्य बना सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज एम आर यहाँ पे लगेगा। और इसके साथ साथ इसमें जो वर्ब लगेगी, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। किसकी लगेगी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और साथ ही साथ इसमें आईएनजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है आपके लिए, ठीक है। ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे टेंसेज में आपको पूरा का पूरा क्लियर करके मैंने दे रखा है। तो ये मैं जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। इसमें लिखा गया है एम इज़ आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। जब हम परफेक्ट टेंस की बात करें, जिसमें कि मैंने क्या कहा था आपको, परफेक्ट क्या होता है हमारा, जहाँ पे फिनिश्ड एक्शन की बात होती है, जहाँ पे हम काम पूरा कर चुके होते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो बहुत ही शानदारी के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ रहेगी आपकी, हैज़ और हैव। बहुत आसान है ये परफेक्ट टेंस हमारा। क्या होता है, परफेक्ट जो टेंस होता है वो बहुत आसान होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ हैज़ और हैव लगेगी। जो हैज़ है वो अगेन थर्ड पर्सन के साथ लगेगा, और जो हैव है वो अगेन आपका फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ लगेगा। अब बार बार मैं यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखूँगा, ठीक है। और इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे इसमें थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के बाद आपको यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो भी आपकी कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड क्लियर करके लिख लेता हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। और जितना भी परफेक्ट टेंस है, मज़ेदार बात है, इसको आपने ध्यान रखना है, इंग्लिश में पूरा का पूरा इंग्लिश जितना भी इंग्लिश ग्रामर है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर लगती है तो वो परफेक्ट टेंस में ही लगती है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो आपको तीनों सेंस में कौन सी वर्ब लगानी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, ये याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक गोल्डन रूल है टेंसेस का, ये आपको याद रखना है कि जब आप बात करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ लगेगी। बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत बार पूछते हैं बच्चे मुझसे कि सर आप ये बताइए कि हम इस टेंसेस को कैसे लर्न करें, हमें मालूम नहीं पड़ता कि किसके साथ क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कब लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कब लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कब लगती है। आज इस वीडियो में आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो केवल और केवल आपकी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में केवल और केवल सिंपल सेंटेंस, या जिसको आप क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं उसमें, या इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, उसी में ही एक बार लगती है ये। बाकी पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगती। कब लगेगी आपकी, जब आप पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। बट इसके साथ हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कब लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी तब लगेगी जब आप किसी काम को पूरा कर चुके होते हैं। अब याद रखना, जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है कि जो आपने काम पूरा कर दिया, फिनिश कर दिया है, उसके साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कौन सा टेंस कहते हैं, परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों कौन सा टेंस कहते हैं, इसको हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर में कहीं पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगती एक्सेप्ट परफेक्ट टेंस को छोड़ के। जहाँ पर भी परफेक्ट टेंस आएगा वहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। क्लियर कट बात है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको, राइट। अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। आगे हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हमने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डिड लिखा जाएगा। और जैसे ही हम ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये कब लगती है, ये मैंने बताया कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की। बट अगर हम यहाँ पे जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी। कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी।
तभी तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है आपको कि सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव और पॉजिटिव में ही लगती है, बाकी कहीं नहीं लगेगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ, अफर्मेटिव के बाद कौन सा आता है हमारे पास, नेगेटिव आता है, और नेगेटिव के बाद कौन सा आता है, इंटेरोगेटिव आता है। तो अगर मैं इन सेंटेंसेस को लिख रहा हूँ तो इसके साथ तो सीधे तौर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, तो आपका कन्फ्यूजन ही नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पास्ट इंडेफिनेट का रूल भी क्लियर हो गया। उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव में। प्रोग्रेसिव में आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और अगर वर्ब लग रही है फर्स्ट फॉर्म की तो इसमें लगे जाएगा आईएनजी, ठीक है। तो आईएनजी के साथ आपका रूल बन जाता है कंप्लीट। और अब आप पूछेंगे कि सर वॉज और वर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट करके बता देता हूँ, राइट। तो हम यहाँ पे इसको बता देते हैं, जस्ट सेकंड, जस्ट फ्यू सेकंड आप वेट करिए, क्योंकि थोड़ा सा इरेज करने में तो टाइम लगेगा प्यारे बच्चों, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस स्लाइड को मैं इरेज कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, वॉज और वर की। ये वॉज और वर हमारा प्रोग्रेसिव टेंस का रूल है, ठीक है। और किसका है, पास्ट का है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम इसको क्या लिखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल है कि हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉज और वर लगाएंगे, और इसमें हम साथ ही साथ इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग आईएनजी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके साथ जब मैं आईएनजी लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। बट आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना अभी प्रेजेंट में, ठीक है। अभी आपको धीरे 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 समझना है, एकदम से सारी चीज़ों को ग्रास्प करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आराम आराम से समझिए, और ये पूरा का पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा आज की इस मैराथन क्लास में। ये बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक है। सो वॉज और वर की बात करते हैं हम। वॉज किसके साथ लगेगा, वॉज लगेगा प्यारे बच्चों आपका आई और ही, शी, इट और एनी नाउन के साथ। वर किसके साथ लगेगा, यू, वी, दे और एनी प्लूरल। अगर कहीं पे प्लूरल की बात आती है तो उसके साथ आपका क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। अब बताओ आप, कोई दिक्कत है, यू वर ईटिंग, वी वर प्लेइंग, दे वर डांसिंग, या एनी प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे आई वॉज कमिंग, शी वॉज डूइंग हार्ड वर्क, या ही वॉज वेटिंग फॉर यू, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं आसानी से। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट रूल की तरफ, ज़्यादा हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, और पास्ट परफेक्ट की बात करेंंगे। परफेक्ट का मतलब फिनिश्ड, लेकिन पास्ट में कुछ समय पहले आपने उस काम को फिनिश किया है, तो उसमें अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो केवल और केवल हैड लगेगी। हैड लगेगी तो सभी के साथ हैड लगेगी, इसमें चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी काइंड ऑफ पर्सन आता है, कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ आप हैड का ही इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। और वही हमारे पास ऊपर क्या था, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल है ये सारा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये लीजिए, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, ठीक है, तो वहाँ पे हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूजिंग आईएनजी, प्लस इसके साथ साथ हम टाइम पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम को देने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कौन से वाला, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो इसकी बात करी मैंने यहाँ पे। और अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो पास्ट में इनको रिप्लेस करके हम क्या लिखते हैं, इनकी जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैड। बाकी का पूरा रूल सेम रहता है, ठीक है। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूजिंग आईएनजी, और इसके साथ साथ हम सिंस और फॉर टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए लगाते हैं। और जो हैज़ के साथ मैंने बताया है कि हैज़ किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, वो रूल सेम रहेगा। हैड सभी के साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये रूल हमने देखा और ये अंडरस्टैंड भी कर लिया। इसको हम डिटेल में और करने वाले आगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ की एक लिस्टिंग कर रही है इसकी, ठीक है। इसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या लिखते हैं, विल और शैल हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जाता है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात करें या कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसमें विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आएगा।
उसके बाद आता है हमारे पास परफेक्ट फॉर्म, यानी कि जो आपका परफेक्ट टेंस है उसमें हम विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। और इसी के साथ परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ का विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस सिंस एंड फॉर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आई थिंक कि कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को हम 4 फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसमें कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 4 भाग रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट पर इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे सभी काम जो भी हम कैसे करते हैं, जो कि लगातार करते हैं, या ऐसे काम जिसमें अभी फिनिश होने के बारे में कोई खास आइडिया नहीं मिलता हमें, या जो कि हमारे एक्शन को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये समय कब तक चलेगा, कितने लंबे समय तक मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो ऐसे सभी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको इसको समझना है तो इसमें आप रिपीटेड एक्शन लिख सकते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, और आप हैबिचुअल लिख सकते हैं जितने भी आपके आदतन कोई काम करते हैं, जैसे कि किसी को चाय पीने की आदत होती है सुबह सुबह तभी वो बिस्तर से उठते हैं, या किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है वो हैबिचुअल में आ गया, स्कूल जाना, ठीक है, रेगुलर एक्शन, ठीक है, जो आप रेगुलर करते हैं, या और भी इसी तरह से बहुत सारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सभी तरह के काम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई प्ले, ही और शी प्लेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे प्ले लिखा गया और यहाँ प्लेज लिखा गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, थर्ड पर्सन के साथ जो हमारा थर्ड पर्सन होगा उसके साथ क्या लगेगा? एस और ई एस लगेगा। एस और ई एस किसके साथ लगेगा? वर्ब के साथ लगेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे किसके साथ लगेगा? वर्ब के साथ। अब यहाँ पे प्ले वर्ब है, इसमें जो लास्ट वर्ड है वाई है, वाई के हमारे पास कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ये रखना याद आपने, जब हमारे पास कहीं पे कॉन्सोनेंट होगा दिया हुआ तो उसके साथ हम एस लगाएंगे वर्ड में, वर्ब में लास्ट वर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉवल्स दिया हो, ठीक है, अगर क्या दिया हो? वॉवल्स दिया हो तो उसके साथ ई एस लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे गो लिखा होता है तो ये क्या हमारे पास ओ क्या है? वॉवल्स है, तो ओ के साथ यहाँ पे ई एस जोड़ के ये क्या बन जाता? आपका गोज बन जाता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे शी गो लिखना हो तो शी गो ना लिख के हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे शी गोज लिखते हैं, यही लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आपको सेंटेंस का ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया है आई थिंक। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस की तरफ चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों पढ़ाने में, और आपको आई थिंक कि समझने में भी इतना ही मज़ा आएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इसको शेयर करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम किसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं? कॉन्टिन्यूड एक्शन के ऊपर, जो लगातार हो रहे हैं, लगातार प्रोग्रेसिव। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे जोश व जुनून के साथ, आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, पिछले 20 और 30 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और अभी भी मेरा जोश कम नहीं हुआ, अभी भी मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ, और ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर आ रही है कि मैं और ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, और ज़्यादा मैं ताकत के साथ आपको पढ़ाऊँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा वो ऐसा होगा कि वर्तमान में जो लगातार हो रहे काम को बताए। ठीक है, तो इसका क्या करता है ये? इट एम्फेसाइजेज ऑन द कंटिन्यूइंग नेचर्स ऑफ एन एक्ट, इवेंट्स और कंडीशंस। ठीक है, मतलब कि जो भी मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई भी मेरे आसपास इवेंट हो रहा है, किसी भी तरह का कोई सर्कमस्टेंस है, कंडीशंस है, वो लगातार हो रही है। जैसे आजकल मानसून है तो बारिश लगातार होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ मानसून। ठीक है, कि ये मानसून है एंड इट इज़ रेनिंग रेगुलरली। ठीक है, तो ये रोज़ क्या है? रोज़ के रोज़ बारिश हो रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, आई एम प्लेइंग, ही शी इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैसे हो गया? मैंने बताया था ना, आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, ही और शी के साथ क्या लगता है? इज लगता है, दे के साथ क्या लगता है? आर वर्ब लगती है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल के साथ भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ लिया है। और इसी को अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? जैसे आई एम नॉट प्लेइंग। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं। यहाँ पे इसको जस्ट वेट। ठीक है, ज़्यादा हमें क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, हमें ऊपर से नहीं ले जाना, पीपीटी तक हमने सीमित नहीं रहना, हमने क्या करना है? इसको पूरा का पूरा थॉरोली अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये वाला हम पढ़ रहे थे टेंसेज। ठीक है, जस्ट वेट, इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रूल दिखने चाहिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये चलिए आगे बढ़ेंगे हम इस रूल में। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था, ये कौन से लिखे थे हमने? इंडेफिनेट, इसमें सिंपल सेंटेंस लिखे थे, पॉजिटिव सेंटेंस लिखे थे कॉन्टिन्यूस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। अब यहाँ पे हम उसके नेगेटिव लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूँ, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में हम जो स्ट्रक्चर रहेगा कॉन्टिन्यूस का, प्रोग्रेसिव का, वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारे पास? इज एम आर, प्लस उसके साथ हमारा क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, और उसी के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आई एम
नॉट प्लेइंग, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इसमें क्या लिख सकते हैं, शी या ही इज़ नॉट कमिंग, ठीक है, ही इज़ नॉट कमिंग। उसी तरह से अगर इंटरोगेट की बात करेंगे इसमें, ये तो नेगेटिव होगा, नकारात्मक, जिसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप रिप्लाई नॉट में दे रहे हैं। पर अगर सवाल पैदा करें, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको जो सेंटेंस होगा वो बन जाएगा इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूजिंग आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब कैसे आ जाएगा ये, जैसे कि मैंने लिखा आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, ठीक है, कि क्या तुम खा रहे हो। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा यहाँ पे सेंटेंस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ सवाल पैदा कर दिया ना आपने, तो जैसे ही आपने सवाल पैदा करा वैसे ही आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, राइट। तो ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि हमने बताया था कि ये काम हमारे फिनिश्ड बताता है, ठीक है। और जब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसके जो एक्शन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, दैट हैड बिगन्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट एंड हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, ठीक है। मतलब कि ऐसे काम जो कि पूर्व में हमने स्टार्ट किए थे लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे फिनिश हुए, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। जैसे कि आई हैव प्लेड, कि मैं खेल चुका हूँ, यानी कि मैं पहले से खेलना शुरू कर दिया था लेकिन अभी वर्तमान में मैं उसको फिनिश कर दिया है, अपना प्ले खत्म कर दिया है। जैसे मैं बोलूँगा आई हैव टॉट यू, कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने लंबे समय तक आपको पढ़ाया है और अब जो मेरा पढ़ाने वाला जो टास्क था वो अब फिनिश हो चुका है। सो इस तरह के हम वाक्य इसमें लिखेंगे, ही शी हैज़ प्लेड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है थे इसके दो एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि क्या काम करते हैं कि इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों एक्शंस को इसमें हम लिखते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अब इसमें क्या रहता है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इवेंट्स और कंडीशंस दैट हैज़ बिगन्स इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यूज इन टू द प्रेजेंट। क्या मतलब बना इसका कि भाई मान लो कि मैंने आपको पढ़ाना एक मंथ पहले पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन आपकी क्लासेस मैंने बोला कि मैं 3 मंथ तक लूँगा, तो 3 मंथ तक अभी मेरा काम पूरा तो नहीं हुआ, अभी तो मैंने 1 मंथ का ही काम फिनिश किया, 2 मंथ का काम मेरे पास पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसे काम को कि 1 मंथ का काम मैंने फिनिश किया है और 2 मंथ का काम मेरा प्रोग्रेसिव में है। तो इसी तरह से इसको क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को बताएगा। एग्जाम्पल, आई यू हैव बीन प्लेइंग, क्या बना इसका, आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, और यू हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। और इसमें आप टाइम पीरियड किसे दे सकते हैं, सिंस मॉर्निंग इस तरह से लिख सकते हैं, या फॉर 2 वीक्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 डेज या 2 मंथ्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से सिंस और फॉर कैसे लगता है ये भी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। सिंस और फॉर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिंस हमारा जो इस्तेमाल होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारा क्या लग जाएगा, सिंस। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि एग्जैक्ट, जहाँ पे आप फॉर श्योर बता देते हैं कि भाई ये इतने समय से या इस मंथ से या इस डेट से या इस दिन से ये काम हो रहा है। जैसे कि मैं बोल दूँ आपको मॉर्निंग इवनिंग, ये परफेक्ट टाइम है, ये दिन में बार बार तो नहीं होते, एक टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में मॉर्निंग होती है, एक पर्टिकुलर टाइम में इवनिंग होता है। डाउन डस्क, डाउन और डस्क, ये टाइम एक परफेक्ट टाइम है। और उसके बाद आप इसमें पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते इसमें डे का नेम, डेट का कोई यानी डेट है, या कोई मंथ नेम है, ठीक है, पर्टिकुलर मंथ है या पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है। तो इस तरह से ये अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मेंशन करना हो तो वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, डेट लिखनी हो सिंस 30 अगस्त, और या मंथ का नाम लिखना जैसे सिंस अगस्त जुलाई, या इस तरह से आप लिख सकते हैं। ईयर का नाम लिखना सिंस 1994 या सिंस 2000, सिंस 2020, इस तरह से आप यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर की बात करें प्यारे बच्चों, तो फॉर लिखता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए लिखता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम आपके बारे में बात करता है रफ आइडिया, मतलब जहाँ पे आप एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकते, एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बताना हो कि 2 दिन, 4 मंथ, या 2 घंटे से 4 घंटे से, इस तरह से अगर बात करनी हो आपको तो वहाँ पे आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं लिखूँगा 2 आवर्स या 2 मिनट्स, 2 एट्सेट्रा लिख सकते हैं आप, या 2 डेज, 2 वीक्स, है ना,
और इसी तरह से आप अगर आप यहाँ पे लिखे 2 मंथ, इस तरह से लिख रहे हैं आप, है ना। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे और लिखना चाहते हैं 2 ईयर्स, ये भी लिख सकते हैं आप 2 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिंस और फॉर का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पार्ट में जाते हैं पास्ट टेंस में। प्रेजेंट हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया। प्रेजेंट में अगर कोई भी डाउट रहेगा आपका तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने स्लाइड में बता रखा है, वेरी फर्स्ट स्लाइड में, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं पता चलेगा आपको तो यहाँ पे मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पास्ट टेंस की बात करेंगे सिमिलरली जैसे हमने प्रेजेंट की बात की 4 फॉर्म में, वैसे ही पास्ट की भी 4 फॉर्म में ही बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आगे बढ़ेंगे विद द रूल्स, ठीक है, और इसके कुछ डेफिनेशंस। अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये डिस्क्राइब करता है हमारे ऐसे काम या इवेंट्स या कंडीशंस जो कि हमारी कब हो गई है, पास्ट में पूरी हो चुकी है, ठीक है, अकर्ड इन दी पास्ट। अभी इसका कोई लेना देना नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि ये पास्ट में प्रोग्रेसिव थी और प्रेजेंट में फिनिश हुई है, ऐसा भी नहीं है। ये ऑलरेडी पास्ट में ही हो चुकी है और इसका कोई प्रोग्रेसिव से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कि आई प्लेड, मैं खेला या मैं खेल गया, या ही और शी प्लेड, वह खेली, या जो भी है, ठीक है, ही शी प्लेड, या ईट या कुछ भी इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना होगा शी एट फूड, ठीक है, तो उसने खाना खाया। एट फ्रूट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। और इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंगो लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आपने यहाँ पे देना तो आप उसको दे सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो रूल रहेगा, ठीक है, ये तो पता है क्योंकि जो एक्शन हमारे पास्ट में प्रोग्रेसिव थे लेकिन उनकी हम बातचीत अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे होगा। जैसे कि मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं उस समय खेल रहा था, कि मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि प्यारे बच्चों आप कल क्या कर रहे थे, तो आप बोलेंगे कि सर हम कल शिमला जा रहे थे, हम कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, यही बोलेंगे। तो इस तरह के वाक्यों को आपकी किस में लिखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। और इसका जो रूल रहता है वो रहता है वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा कि आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, तो ये क्या है कि मैं खेल रहा था, बट अभी तो नहीं खेल रहा ना। आई वॉज टीचिंग, कि मैं पढ़ा रहा था, सो शी वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, इस तरह से आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक ये पास्ट कॉन्टिन्यूस आई होप सो कि क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो कि हम फिनिश कर चुके होते हैं, टुक प्लेस, दैट एक्शन टुक प्लेस एंड वर कंप्लीटेड इन दी पास्ट, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल अगर हम यहाँ देखेंगे तो आई हैड प्लेड, शी हैड प्लेड, यू हैड प्लेड, ठीक है, तो ये एग्जांपल इसके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे तो इसमें आप लिख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं आप, इसमें हैड के साथ आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। जैसे आई हैड नॉट प्लेड, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। या अगर आप इंटेरोगेट बनाना है इसका तो इंटेरोगेट बना सकते हैं आप इसमें हैड आई प्लेड, ठीक है। तो ये हैड क्या है यहाँ पे, ये हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है सब्जेक्ट है, और प्लेड क्या है, प्लेड आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। और अगर आपने इसमें ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो ये बन जाएगा हैड आई प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ जाएंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसकी बात करता है, दैट टॉक्स अबाउट द एक्शंस which is continuing actions in the past begins before another past actions begins or interrupted the first actions। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे काम जो कि लगातार हो रहे हैं और लगातार बार बार रिपीट हो रहे हैं और दूसरे काम में वो फिनिश की भावना भी आपको दे रहे हैं। जैसे कि आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रह चुका था, कैसे बोलेगा, मैं खेल रह चुका था। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं जब पास्ट की बात कर रहा हूँ तो उस समय अपने काफ़ी सारे काम को फिनिश कर चुका था। सो शी हैड बीन प्लेइंग, वो खेल रह चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों को हम इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। अब आती है बात आके फ्यूचर की। तो फ्यूचर टेंस में भी हम सिमिलरली 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या क्या रहता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास रहेगा प्यारे बच्चों
कि हम इसमें सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं और ये रेफ़र करता है कि इसके बारे में कि जहाँ पे बात कुछ समय बाद होने वाले कार्यों के बारे में की जा रही होती है, वो काम अभी हो नहीं रहा होता, उसके बारे में जस्ट क्या करते हैं, स्पीकिंग, यानी कि उसके बारे में अभी बोलचाल चल रही है या हम उसके बारे में कोई प्लानिंग बना रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से वो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग रहेगी, सारी फ्यूचर में होने वाले काम के बारे में ही बात होगी। फॉर एग्जाम्पल है कि आई शैल प्ले, मैं खेलूँगा, ही और शी विल प्ले, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी कोई वो हो खेलेगी या वो हो खेलेगा, बट ज़रूरी थोड़ी है ना कि वो खेलेगा ही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा आई विल टीच यू टुमारो, तो हो सकता है कि कल मैं यहाँ पे मेरे पास सिस्टम वर्क ना करे या इंटरनेट ना चले तो मैं कल आपको नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में जस्ट एक स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, बट ये एक्शन हमारे एट दी एंड क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम फॉर श्योर नहीं रहते। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और उसके बाद आता है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हमें क्या बताता है कि ऐसे काम जिनको हम फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि करने का सोचते हैं, और ये भी सिमिलरली वही है कि भाई हो सकते हैं फ्यूचर में हम उनको काम को कर लें, जैसे कि आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रही होंगी, ठीक है, कि भी इस तरह से होगा कि भाई कल मैं, मान लो कि मैं आपको ये बोलूँ कि आई शैल बी टीचिंग यू टुमारो, कि मैं कल आपको पढ़ा रहा हूँगा, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि पढ़ा ही रहा हूँगा, ठीक है, बट ये कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कल भी मैं आपको दोबारा से पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। या यू के साथ मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यू विल बी वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है, कि आप मेरी यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे होगे। तो ये सारे के सारे काम क्या होंगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में आएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम रेफ़र करते हैं ऐसे काम जो कि हम फ्यूचर में कंप्लीट होने की भावना से करते हैं, कि भाई मैं कुछ कल या परसों को अपना जो ये इंग्लिश का वर्क है ये फिनिश कर दूंगा, या आपका जो कोई भी कोर्स है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ऐसे काम को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन टेक्स ए प्लेस, कि भाई हम फ्यूचर में जब तक कोई दूसरा काम स्टार्ट होगा उससे पहले हम प्रेजेंट वाला काम फ्यूचर में ख़त्म कर देंगे। जैसे कि आई शैल हैव प्लेड, कि मैं खेल चुका हूँगा, ठीक है। सपोज करें कि मैं बोलूँगा कि आप कल 5 बजे तक क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे मैं 5 बजे तक आपको पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है। आई शैल हैव टॉट यू बाय टुमारो, ठीक है, या टिल 5 PM, कि भाई 5 बजे तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा। तो ऐसे सभी वाक्यों को आप किस में लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं, ही शी विल हैव प्लेड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम क्या लिखते हैं कि ऐसे काम, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ कंटिन्यूइंग एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर, कि भाई हम फ्यूचर में उनको कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पूरा करने की बात करते हैं। कोई लंबे समय से काम चल रहा है लेकिन आने वाले 10 दिन में मैं उसको फिनिश होने की बात करता हूँ, तो ऐसे काम को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में राइट डाउन करते हैं। जैसे आई शैल हैव बीन प्लेइंग एंड शी और ही विल हैव बीन प्लेइंग। तो ये इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल थे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे तो कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको जो समझ जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसका एक क्रक्स देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, लिस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टेंसेज है, जिसमें कि हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की बात है। प्रेजेंट में हम बात करते हैं सिंपल फॉर्म की, तो इसमें सिंपल फॉर्म में हम कैसे सेंटेंस लिखते हैं कि इसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, बिना हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे जो ये आई लिखा है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब बन के हमारा सिंपल सेंटेंस तैयार होता है, आई प्ले, ठीक है। और प्रोग्रेसिव यानी कि जो कॉन्टीन्यूस है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब आती है। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, प्लस ING भी लगाया जाता है, आई एम प्लेइंग। और इसी तरह से परफेक्ट टेंस में हम कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं, तो इसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पे आई लिखा है तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव प्लेड। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आई हैव बीन प्लेइंग। और पास्ट की बात करेंगे तो इसमें भी हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी डायरेक्टली। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। तो आई प्लेड, आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड एंड आई हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। तो ये चारों फॉर्म इसी तरह, क्योंकि हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। फ्यूचर की बात करेंगे तो आई शैल प्ले, आई शैल बी प्लेइंग, ये किस में है, कॉन्टीन्यूस में आई शैल बी प्लेइंग। परफेक्ट में आ जाएगा आपके पास आई शैल हैव प्लेड, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आ जाएगा आपके पास आई शैल हैव बीन प्लेइंग। होप सो के प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको ये टेंसेस पूरे के पूरे अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो निश्चित तौर से आपको मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर आप मेरे से लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहीं पे इसी नंबर पे कांटेक्ट करें, या मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करें गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू टू वॉच दिस बिग एंड लेंथी क्लास।
and hope so you will like this and share with your friends. Thank you.